कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट के लिए जद्दोजहद करना, टिकट न मिलने पर समाज में फूट डालना और चुनाव हारने पर निराश होकर घर बैठ जाना और जीत जाए तो असेंबली में जाके मुंह सिल लेना, यही राजनीति है। अब गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में 20-20 लाख रुपए फीस है। पहले फ्री में दलित बच्चों को फ्री में एडमिशन मिलता था, हॉस्टल मिलता था, वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था। अब मिल रहा है क्या? बिहार में स्कॉलरशिप 2016 से बंद है। आप तो समझ रहे हैं कि हम इसका रतनलाल का दोनों आंख फूटेगा तो मेरा दोनों फूटेगा तो एक आपका भी फूटना है, आप भी नहीं बचेंगे। मैं देख रहा हूं कि अब दोनों तरफ, पासवान जी की तरफ या पाठक जी की तरफ, दोनों तरफ से गालीबाजों की संख्या बढ़ रही है। आप अगर मेहनत से और पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो समझिए कि मनुस्मृति को आप भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए। दलितों में नशा चढ़ा सीएम पीएम बनने का, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं। और ब्राह्मण समुदाय में आया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगा। अब पाए लागू बाबा, सब जो है खटिया पे हम बैठेंगे, अब बाकी सब नीचे बैठेगा। जो भी अधिकार महिलाओं को मिले वो बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से मिले। समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याग। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। भगवान बाबू, बड़े भाई बीके रवि साहब, राजीव रंजन जी, सतीश जी, राजीव जी, दानेश्वर यादव, सम्मानित मंच और भाइयों बहनों दोस्तों, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं वैसी धरती पे आया हूं, क्रांति की धरती पे आया हूं, जहां से बिहार को पहला मुख्यमंत्री मिला, कर्मभूमि श्री बाबू की। और जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं वो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। और हमारे गुरु के गुरु प्रोफेसर आर.एस. शर्मा भी यहीं के रहने वाले थे। और ये धरती सामाजिक परिवर्तन, मिनी मॉस्को कहते थे बेगूसराय को, मिनी मॉस्को, तो मिनी मॉस्को कहा जाता था बेगूसराय को। बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए। मैं तो अदना सा रिसर्चर हूं और लंबी राजनीतिक संघर्ष यात्रा पहाड़ी लोगों ने खेली, तो उस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं। और आज महिला दिवस है तो सारी बच्चियों को और महिलाओं को हमारी ओर से बधाई। और ये मैं बता दूं, इस अवसर पे ये कहना जरूरी है कि जो भी अधिकार महिलाओं को मिले वो बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से मिले। जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, अभी विषय पे आऊंगा लेकिन आज महिला दिवस है, थोड़ा बोलना जरूरी है। तो हिंदू कोड बिल जब लाया गया था जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया था, उसका विरोध किसने किया आप जानते हैं? उसका विरोध आरएसएस ने, जनसंघ ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू के और अंबेडकर के पुतले फूके गए थे। और कौन? आप भी तो हिंदू ही कह रही हैं, हिंदू। और हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले, इसका विरोध मुसलमान नहीं कर रहा था, हिंदू ही कर रहा था। देखिए विडंबना, हिंदू ही कर रहा था। और हिंदू का जो अपने आप को सरदार कहता है आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू चूंकि पॉलिटिशियन थे, उनको देश चलाना था, आरएसएस के विरोध की वजह से उन्होंने किस्तों में वो अधिकार लागू किए, किस्तों में। लेकिन इस अवसर पर मैं जितने पुरुष बैठे हुए उनको भी ये कहना चाहता हूं
कि सिर्फ अधिकार कागज पर नहीं रहने चाहिए। आप भी अपने घर में बेटियों को बराबर अधिकार दीजिए। उसको बेटा को जैसे पढ़ा रहे हैं बेटियों को भी ऐसे पढ़ाइए। उसको IIT मेडिकल की तैयारी आप भी बराबर करवाइए। IAS बनाना है दोनों को बराबर पढ़ाइए। ये नहीं कि दाल का पानी बेटी को और दाल पका हुआ बेटा को, ये मत कीजिएगा। नहीं तो संविधान को खतरा सिर्फ उन्हीं से नहीं है, हम लोग अगर नहीं मानेंगे तो हमसे भी है खतरा। तो बहरहाल मैं दलित समाज पर ज्यादा बोलता हूं। मैं समझता हूं कि मेरा जरूरी है बोलना, लेकिन मैं समझ रहा हूं यहां पे सभी समुदाय के लोग होंगे, है ना। और पाठक जी बुलाए हैं तो आज मैं ब्राह्मण पे बोलूंगा, है ना। तो आज ब्राह्मण विषय से एपिसोड रहेगा ये। दोस्तों 80 का दशक याद कीजिए, 80 का दशक। दो प्रमुख आंदोलन उभर रहा है फिर से। एक CM-PM बनने का, CM-PM बनने का, क्या विजय जी है? CM-PM बनने का, और खास तौर से वो दलित की ओर से उभरा। और दूसरा चला हिंदू राष्ट्र बनाने का। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब वो नहीं आप जो समझ रहे हैं कि हम हिंदू हैं सब वहां पे राजपुरोहित बन जाएंगे, वो वाला हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो सीधा रास्ता हिंदू राष्ट्र का जाता है, कॉर्पोरेट के यहां जाता है, अडानी अंबानी के यहां जाता है। और मैं उदाहरण देकर साबित कर दूंगा कि एक दलितों में नशा चढ़ा CM-PM बनने का, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है, नहीं। और ब्राह्मण समुदाय में आया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगा, अब पाए लागू बाबा, सब जो है खटिया पे हम बैठेंगे, अब बाकी सब नीचे बैठेगा। अब बिहार में हूं, थोड़ा राजनीति पे नहीं बोलूंगा। मैंने 3-4 महापुरुषों के नाम लिए जो इस बेगूसराय के रहे हैं, और आजकल पता नहीं आप लोग कैसे कैसे लोगों को चुन के भेज देते हैं। पाकिस्तान के बगैर पेट ही नहीं बचता है, खाना ही नहीं बचता है, ये आप ही लोग चुनते हैं। कहाँ कॉमरेड सोवियत है ना, मिनी मॉस्को, और कहाँ आप आजकल, अब क्या कर नाम लेना ठीक नहीं। तो 80 का दशक से आज कितने साल हो गए? 45 साल हो गए। और उस समय मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। तो CM-PM बनने के चक्कर में, जैसे अभी पूछ लूं ना यहां पे कि मुझे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको अरबपति बनाना है, सबको अरबपति बनाना है, और सबको मर्सिडीज गाड़ी देंगे, और 30 लोकसभा का टिकट बांटना है। दोनों में से पसंद कीजिए आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए बता भी दीजिए। टिकट चाहिए, क्या बोले थे पाठक जी? टिकट चाहिए ना। तो 543 लोकसभा में है, 250-300 कुछ राज्यसभा में है, 243 यहां पे है, इतना ही है ना। तो बिहारी लोग में और खास तौर से दलित पिछड़ों में टिकट को लेकर जो जुनून है ना, टिकट चाहिए सब। अरे हम चाहते हैं कि महिलाएं अरबपति रहेंगी तो जब भी पर्स खोलेंगी तो 10-20 MLA MP निकलेगा उसमें से, इतना समृद्ध तो बनिए। तो आप अगर मेहनत से और पैसा नहीं कमाना चाहते हैं तो समझिए कि मनुस्मृति को आप भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए, टूटे हुए बर्तन में खाना चाहिए, उसके आभूषण जो है लोहे के होने चाहिए, सोना नहीं होना चाहिए। तो आप सब टिकट में पागल है और कह रहे हैं अरबपति बनना है, मर्सिडीज होगा, प्राइवेट जेट होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं। ये हमारी समाज की हकीकत है, क्योंकि वही जो 40 साल से चल रहा है ना, खाली CM-PM नारा लगा रहा है। कोई कह रहा है ब्राह्मण विदेश भेज देंगे, एक गांव से तो एक निकाल नहीं सकते हो, है? तो जितना आलतू फालतू का काम था, और दोनों एक साथ चल रहा है, RSS भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। अगर दोनों की भाषा एक जैसी है, दोनों की भाषा अगर एक जैसी है,
दलित आंदोलन की और आरएसएस और ये जो ब्राह्मणवाद चल रहा है, तो समझिए वाकई संविधान पर खतरा है। और वैसे दलित संगठन और लोग वो आरएसएस के पेरोल पे हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या क्या मिला आखिर सीएम पीएम बनने के चक्कर में, क्या मिला वो भी बताऊंगा, और हिंदू राष्ट्र बनाने में ब्राह्मण लोगों की क्या स्थिति है वो भी बताऊंगा। ओबीसी में बाद में आऊंगा, क्योंकि ओबीसी का जो है रिजर्वेशन 90 के दशक में आया है, तो थोड़ा ट्रेन लेट है। मैं अभी बाबा साहब पढ़ रहा था, अभी मेरी एक किताब आई है धर्मांतरण पे, और अभी 2-3 किताबों पे मैं काम कर रहा हूं कि शिक्षा को लेकर उनका क्या अंडरस्टैंडिंग था, राजनीति को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग था। तो बाबा साहब ने कभी नहीं लिखा है कि हम देश का हुक्मरान बनेंगे। बाबा साहब तो याचक थे, वो हक मांगते थे, मेमोरेंडम देते थे, भिड़ते थे, किसके लिए? समाज के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, है ना विजय जी? वैसे में ट्रेनिंग हुआ है ना। तो जिसके पास कुछ नहीं है, अनरियलिस्टिक ख्वाब देख रहा है कि हम देने वाला बनेंगे। भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू में और गांधी में या अंबेडकर में जो भी मतभेद रहे हो, लेकिन वो कोई बैकवर्ड समाज नहीं बनाना चाहते थे कि पिछड़ा हुआ समाज के पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना उनके जहन में थी। सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद कभी एक दूसरे को उन्होंने गाली नहीं दिया, अब शब्द नहीं कहे। और मैं देख रहा हूं कि अब दोनों तरफ, पासवान जी की तरफ या पाठक जी की तरफ, दोनों तरफ से गालीबाजों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? सोशल मीडिया उठा के देखिए, तो ये गालीबाजों की फौज ये कहां से आई राजनीति में? 80 का दशक ही है, हमने लैंडमार्क रखे हुए। मैं 1937 का जो रिजल्ट था चुनाव का, प्रोविंशियल असेंबली का, उसका मैं अध्ययन कर रहा था, और डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से वो कह रहे हैं कि 6 में से 3 ब्राह्मण मंत्री हैं, 70% पोस्ट पे ब्राह्मण है। जवाहरलाल नेहरू जब आए, भारत आजाद हुआ, तो भारत एक गरीब मुल्क था, गरीब मुल्क था। तो गरीब मुल्क ने शिक्षा दी, मुफ्त की नौकरी दिया, बोकारो स्टील प्लांट, सेल गेल भेल सब बना, विश्वविद्यालय बने, स्कूल कॉलेज बने, नौकरी भी दिया, और गरीब राष्ट्र ने पेंशन दिया। मैं इतिहास बता रहा हूं, मैं कोई कांग्रेस का किसी पार्टी का मेंबर नहीं, सब दिया। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने में थे, ब्राह्मण ही थे। सारे ऑफिस में जहां चले जाइए, हर जगह सेक्रेटेरिएट में मिश्रा जी, पाठक जी, तिवारी जी लगे होते थे, हैं जी, झा जी, सारे कुलपति लगे होते थे। तो सरकारी इंस्टीट्यूशन का लाभार्थी 2 था, एक दलित और एक ब्राह्मण। अपर कास्ट में ज्यादा ब्राह्मण, तथ्य है। फ्री का पढ़ाई हुई, नौकरी मिला, पेंशन मिला, गरीब मुल्क ने। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए तो क्या किया उन्होंने? पहले पेंशन समाप्त किया, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय खोला। कई कंपनी, सरकारी कंपनी जिसको गरीब भारत ने बनाया था, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो पूरा मॉडल नेहरूवियन और अंबेडकराइट मॉडल था कि जहां जहां हमें जरूरत होगी वहां पे हम पब्लिक सेक्टर रखेंगे, और जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट सेक्टर भी रखेंगे। एक सोशलिस्ट मॉडल था वो, उसको मैं अंबेडकराइट नेहरूवियन मॉडल कहता हूं। तो पंडित जी अटल बिहारी वाजपेयी आया था, क्या छीने? पेंशन। और तब भी खुश है, पालकी ढोरा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नौकरी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण, इसलिए मैं उनको समझा रहा हूं। अभी दलित में बहुत बोल लिया, जरा ब्राह्मण विशेष अब बोलता हूं। सारे प्रोफेसर में 80% ब्राह्मण होते थे। समाज के अगुआ माने जाते थे। पंडित जी पाए लागू, प्रणाम पंडित जी कहते थे ना सब लोग। तो पंडित जी इधर छीन लिए पेंशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है।
और अब तो ये हालत हो गया कि सुलभ इंटरनेशनल पे जाइए तो वहां पे पंडित जी बैठ के 5 रुपया का पर्ची काट रहे हैं कि नहीं? आइए, हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देखिए जो प्राइवेट है, उसमें सब लोग हैं बड़े बड़े मूंछ रख के। बोले आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है आपका। सरकारी नौकरी रहती चौकीदार की तो 70,000 तनख्वाह मिलता, 15,000 में आप भी काम करेंगे। ये नहीं है कि दलित को मिलेगा 5,000 और पंडित जी को मिलेगा, कुछ कह रहे हैं कुछ, और पंडित जी को मिलेगा 70,000, ऐसा नहीं होगा। ताकि हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। आपको तो लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम सब राजपुरोहित बनेंगे, क्या क्या बनेंगे वो आपके सामने अब नजर आने लगा है। क्या क्या बनेंगे, मजदूर बन रहे हैं। और ये और दंगाई बना रहा है। बहराइच में एक मिश्रा लड़का, क्या नाम था, संजय मिश्रा, जा रहा है वहां झंडा, मुसलमान के घर पे झंडा फहराने गोली खा गया। तो जो समाज का अगुआ बन रहा था हिंदू राष्ट्र के चक्कर में, अब दंगाई बन रहा है। आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। ठीक कह रहा हूं पाठक जी, है? तो मैं ये कह रहा हूं भाई, इंदिरा गांधी पे आजकल मैं बोल रहा हूं, और मैंने कहा कि आखिर इमरजेंसी क्यों लगाना पड़ी, क्यों लगा? भाई दलित भाई लोग सुन लो, पहले सीएम पीएम बाद में बन लेना, पहले थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी कर लो। नेता बनने की क्या क्या शर्त है वो भी बता दूंगा, शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा। प्रीवी पर्स खत्म हुआ, जो राजे महाराजों को मिलते थे ना पैसे सरकार से, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, जमींदारी उन्मूलन कर दिया, बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो दलितों के पास कोई बैंक थे, कोई राजे महाराजे थे, कोई जमींदार थे, तो उसका लाभ इनको मिला कि नहीं मिला? जमीन आवंटन हुआ, दुकानें मिली, नौकरी मिला, पकड़ पकड़ के स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था। और अभी हमारे एक मित्र है चंद्रभान जी, वो बता रहे थे, फील्ड सर्वे कर रहे हैं कि ये था कि अगर स्कूल में दलित बच्चा नहीं पढ़ेगा तो बंद कर दिया जाएगा। स्कूल था उस जमाने में। तो अब हालत देखिए, आप, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं ना, मुझे पता है क्या हाल है। हॉस्टल सारे आप कमर्शियलाइज कर रहे हैं। एक बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ेगा तो एक बच्चे को पढ़ने के लिए कम से कम 20,000 रुपया चाहिए। क्या आपके बच्चे पढ़ा लेंगे? आइए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। आइए, जो नशा चढ़ा हुआ है ना, एक तो दलित लोग को सीएम पीएम बनने का नशा है, जिसको देखिए सफेद कुर्ता पजामा टाइट करके सीएम पीएम ही कहता है, और इनको हिंदू राष्ट्र बनाने का मजा आता है। ये देखिए, पहले प्राइवेट, इसमें सब लोग को वहां पे 1.5 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगा। एयर इंडिया जब सरकारी था तो सरकारी तनख्वाह मिल रहा था। अब पता कीजिए, ये प्राइवेट हो गया है तो कितना तनख्वाह मिलेगा? तो आप तो समझ रहे हैं कि हम इसका रतनलाल का दोनों आंख फूटेगा तो मेरा दोनों फूटेगा, तो एक आपका भी फूटना है, आप भी नहीं बचेंगे। जब शहर पे कहीं बम गिरता है तो वो मंदिर मस्जिद नहीं देखता है, जो है सब लपेट लेता है। तो ये जो पूरा जो एक गठजोड़ है पूंजीवाद के साथ, सारे रास्ते देख रहे हैं कहां जा रहा है, अडानी एक्सप्रेस जा रहा है, और आप झुंझुना बजा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। आपको क्या मिला? आपके गांव के स्कूल में आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ये आपने पूछा अपने डीएम से, अपने ऑफिसर से, अपने हेडमास्टर से? आपने पूछा? नहीं पूछा। तो शिक्षा खत्म, नौकरी खत्म, पेंशन खत्म। शिक्षा खत्म। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से मुक्ति के मार्ग खुलते हैं। शिक्षा खत्म कर दिया, अब हिंदू राष्ट्र में सब निपट गवार बन के रहो। तो ये वाला देश चाहिए कि पुराना गरीब वाला देश चाहिए जहां पढ़ने को मिलता था? अब गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में 20-20 लाख रुपए फीस है। पहले फ्री में दलित बच्चों को फ्री में एडमिशन मिलता था, हॉस्टल मिलता था, वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था। अब मिल रहा है क्या? बिहार में स्कॉलरशिप 2016 से बंद है।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कोई हलचल है क्या? कोई हलचल नहीं है, क्योंकि सबको टिकट चाहिए, मुझे ही चुनाव लड़ना है। अरे लाखों लाख नौकरियां मिल सकती हैं, लाखों लाख लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं। एमएलए और विधायक खाली बन के करोगे क्या, ये तो बताओ पहले, ये बताओ। और मैं यहां पर, मैं तो इतिहास पढ़ाता हूं ना, तो जहां चलता हूं तो पत्री उतरी लेके चलता हूं, कागज, कि बाबा साहब का नाम लेते हो और बाबा साहब के सिद्धांत के विरुद्ध काम करते हो। कि बाबा साहब ने कहीं लिखा है विजय जी कि हम भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे? वो लिख रहे हैं कि 3 तरह के राजनीतिक अधिकार हम मांगते रहे हैं, 3 तरह के अधिकार। और ये आजादी के बाद 16 जनवरी 1949 का उनका भाषण, कि 3 तरह के अधिकार हम मांगते रहे हैं। पहला, हमारे प्रतिनिधियों को विधिमंडल में शामिल किया जाए। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण किया जाए। तीसरा, अलग चुनाव क्षेत्र मिले, सेपरेट, पृथक चुनाव क्षेत्र। लिखते हैं कि इनमें से केवल एक बात नहीं हो पाई कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र हमें नहीं मिला। कहती इससे हमारा कोई भाग खंडित नहीं होगा, भाग्य खंडित नहीं होगा। जो भी मिलता है उसे लेकर अधिक मांग करती रहनी चाहिए। क्या करें? जो भी मिलता है उसको लेकर और अधिकार की मांग करनी चाहिए। पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। ये कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा, मांग करती रहनी चाहिए। और आप सीएम पीएम देश पे कब्जा कर लेंगे, ब्राह्मण को विदेश भगा देंगे, आलतू फालतू के बात में ही सारा कुछ चला गया, नौकरी शिक्षा सब कुछ चला गया, और अभी तक ये समझ में बात नहीं आ रही है। तो हिंदू राष्ट्र में आपकी भी क्या स्थिति होनी है, ये भी समझ लीजिए। 2 आंख फूटेगा अगर इनका, तो 1 आंख तो पाठक जी का भी फूटना है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री बच जाएंगे। एक राजनीति का चस्का हमारे यहां बहुत है, और राजनीति को लेकर बाबा साहब का एक बढ़िया भाषण है, और वो है 1953 का, और वो मैं बताना चाहता हूं आपको। कह रहे हैं कि चुनाव ही राजनीति है, ऐसा लोग मानने लगे। यह भी माना जा रहा है कि चुनावों के बगैर राजनीति के कोई मायने नहीं, इसलिए चुनाव के समय सभी टिकट पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और चुनाव खत्म होने के साथ इत्मीनान से खा के बैठ जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी राजनीति सब कुछ नहीं होता। सच पूछो तो राजनीति बाकी बचा हुआ अनाज है। समाज की उन्नति केवल राजनीति से नहीं होती, समाज की उन्नति के कई कारण होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मसले महत्वपूर्ण, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए इन सभी बातों की ओर एक समान ध्यान देना जरूरी है। यह बात कार्यकर्ताओं को समझनी है। कार्यकर्ता जब राजनीति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तब उन्हें लगता है कि चुनाव के समय टिकट के लिए जद्दोजहद करना, टिकट ना मिलने पर समाज में फूट डालना, और चुनाव हारने पर निराश होकर घर बैठ जाना, और जीत जाए तो असेंबली में जाके मुंह सिल लेना, यही राजनीति है। बोलना नहीं है, मुंह सिल लेना, यही राजनीति। आगे बता रहे हैं, ये आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, आपको जानना जरूरी है। मैं तो इतिहास का छात्र हूं, रिसर्चर हूं, तो पढ़ पढ़ के बताता हूं। आप तय कर लीजिए कि आपके जो प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, चाहे विधानसभा में, वो कैसे हैं, हाउस में कितनी बात उठाते हैं, कितनी आपकी समस्याओं को उठाते हैं, जरा तय कर लीजिएगा। लिख रहे हैं कि अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो पहले उसे राजनीति के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना होगा।
बाबा साहब ने रिपब्लिकन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स खोला था, पता है आपको? एमएलए एमपी बनने के लिए क्या क्या आना चाहिए उसका सिलेबस तैयार किया था। पढ़ाई के बगैर दुनिया में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। पढ़ाई के लिए दुनिया में कुछ भी के बगैर कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। हमारे समाज के हर एक कार्यकर्ता को राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। करते हैं हमारे नेता आजकल, पढ़ते हैं कोई? खाली वामपंथ वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, बिकॉज बिना पढ़े बगैर इनकी राजनीति ही नहीं होगी। बाकी कहीं कोई रिसर्च होता है, कोई पढ़ाई होती है? खास तौर से मैं दलित लोगों को कहना चाह रहा हूं, सीएम पीएम वालों को, जो नेता बनना चाहते हैं, नेता के कर्तव्य, नेता की जिम्मेदारियां क्या होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज के नेताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दलित समाज को एड्रेस कर रहे हैं। अन्य समाज के नेता तो आते हैं, भाषण देते हैं, गले में माला पहनते हैं और चले जाते हैं, कि अपने समाज के नेताओं को इतना भर से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह पढ़ना, सोचना और समाज की उन्नति के लिए दिन रात मेहनत करना, यह हमारे नेताओं को करना पड़ेगा। आजकल दलित नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी डोरा है। दो तो बिहार का ही है, एक उधर हनुमान बना हुआ है, एक वहां गया में है। यह सब कुछ आइडिया नहीं होगा। कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तभी आप सच्चे नेता बन पाएंगे, नहीं तो टीए डीए बनाते रहना, हवाई जहाज का टिकट बेचते रहना ब्लैक में, ऐसे करने वाले नेता लोग भी। आपको लगता है कि नेता बनना आसान काम है, लेकिन मुझे तो यह काम बहुत कठिन लगता है। खुद मुझे नेता होना बहुत मुश्किल काम लगता है। नेता होना दूसरों की तरह नहीं है। अखबार निकालना, संगठन तैयार करना, लिखना, कह रहे सारे काम जिंदगी मैंने अकेले किए, क्योंकि कुछ था ही नहीं। दलितों के पास जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, जो इंडियन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ, मैं कह रहा हूं, वो तो सरकारी प्रयासों से हुआ ना, नौकरियों से हुआ। और बाबा साहब मांग रहे थे कि हमारे राइट्स दो, नेता बनने के लिए सब जरूरी है। लेकिन हमारे लोग ये पढ़ते नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है, खाली टिकट दे दो। बार बार बाबा साहब शिक्षा पे क्यों बहस कर रहे हैं? उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला, मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज खोला, और अंत कह रहे हैं अंत में कि राजनीति की तरह ये शिक्षा संस्थान का भी बहुत महत्व है। किसी समाज की उन्नति उस समाज के बुद्धिमान, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाले और उत्साही युवकों के हाथ में होती है। इसी दिशा में सोचते हुए पिछले कुछ वर्षों से मैं राजनीति की तरफ थोड़ा कम ध्यान देकर शैक्षणिक संस्थाओं की ओर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज शुरू किया, और उनके कॉलेज में पहले तो जातियों की सभा होती थी ना, कि इसी जाति का बच्चा पढ़ेगा। पटेल स्कूल तो, बीबी कॉलेजिएट स्कूल तो, उसमें खाली इसी जात के लोग पढ़ेंगे, जातियों के स्कूल होते थे। लेकिन बाबा साहब ने जो स्कूल कॉलेज खोला, उसमें कोई बंधन नहीं था, कोई भी आके पढ़ सकता था वहां। सवर्ण, दलित, महिला, मुसलमान, कोई भी पढ़ सकता था। तो सिद्धार्थ कॉलेज में उस समय 2400 छात्र पढ़ रहे थे, जिसमें से 160 मात्र दलित थे और बाकी गैर दलित थे। ये उदारता किसी और समाज में उस समय रही होगी कभी? हॉस्टल में नहीं रहने देता था। बाबा साहब ने लोन लिए 6 लाख रुपए सरकार से कॉलेज खोलने के लिए, जिसमें 3 लाख रुपए जो है ना इंटरेस्ट फ्री लोन थे। जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो जितने राजे महाराजे नवाब गए थे, उन सबसे पैसा चंदा इकट्ठा किया था, चंदा इकट्ठा किया था हॉस्टल खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए। जिंदगी भर कर्जदार रहे। इमारत फंड बनाया उन्होंने, 1,11,000 रुपया इकट्ठा किए, जिसमें से 35,000 दलित भाई लोग दिए, बाकी 75,000 रुपए उनके जो सवर्ण मित्र है वो दिए थे। तो ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब भारतीय गणराज्य पे, भारतीय संविधान पर तार तार हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है।
एक ही कचहरी में दो तरह के कानून हुआ, आपके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और, तो यही तो मनुस्मृति है और क्या, नाम घोषणा थोड़ी होगा। लेकिन जब भारतीय संविधान, भारतीय गणराज्य पर जब ये संघ वालों ने और हिंदू राष्ट्रवादियों ने, कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला किया है, उस समय दिनकर की वो कविता जो मैंने पढ़ी, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। तो सोच लीजिए, मैं तो आगाह कर रहा हूं, मेरी नौकरी है, हमारा पेंशन वाला है, हम पुराने भारत वाले में गरीब भारत था उस समय के। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरे जिंदगी में हमने फीस दी होगी, पूरे जिंदगी में, गांव से लेकर, गांव में पढ़े यहां मुजफ्फरपुर, पीएचडी तक फीस दिया होगा ना, मुझे लगता है मुश्किल से 5,000। हॉस्टल में 1,000 रुपए में, 600 रुपए में रह लेता था लोग, पढ़ लेता था। अब जाके हारिस पे कोई आंदोलन नहीं है, समाज में हलचल नहीं है, क्योंकि आप सब, हम सब व्यक्तिगत मुक्ति के लिए सेटिंग करते हैं कि मेरा काम हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, हमको ठेका मिल जाए। ये एजेंडा कहां है? शिक्षा का सवाल। सब लोग विधायक, एमएलए, मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन लाखों लाख नौकरियां मिल सकती हैं। आरएसएस ये बात जान चुका है कि जितने दलित लोग अभी पटर पटर कर रहा है ना, सब सरकारी स्कूल में पढ़ा है, फ्री का पढ़ा है वजीफा लेकर, और वहीं से ही सब निकला है जो कि एक्टिविस्ट लोग को चंदा दे रहा है। जितने बाम से वगैरह बने तो उनको बाबू लोग ही चंदा दिया ना। अब बाबू खत्म, शिक्षा खत्म, बाबू खत्म, चंदा का धंधा खत्म, जाओ। ठीक है राव, नहीं शिक्षा खत्म तो समझिए आप मनुस्मृति के एज में ऑटोमेटिकली चले गए। और ये बात हमारे दलित नेता और जो संगठन चलाते हैं उनको नहीं समझ में रहा है। वो भी आरएसएस की भाषा बोल रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर मैं प्रोफेसर कैसे बन गया? मेरे शर्ट इतना बढ़िया कैसा है? कोट टाई कैसे पहन लिया दलित लोग? कोट टाई कैसे पहना? अब सबके चेहरे भी चमक रहे हैं, ब्यूटी पार्लर भी जा रहा है। तो आरएसएस बोलेगा तो समझ, दलित लोग अगर बोल रहा है कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आरएसएस के तनख्वाह पे वो काम कर रहा है, बीजेपी की तनख्वाह पे काम कर रहा है। ऐसे लोगों को पहचानिए। 70 साल में जो हुआ 10 साल में बीजेपी आरएसएस उसको खत्म कर रही है। एक भी विश्वविद्यालय बताओ कहीं बनाए गए हो? आप बताइए भाई। प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, एलपीजी शुरू हुआ, तो मनमोहन सिंह के जमाने में चाहे पहले तो कुछ नहीं बिका ना। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर किसने बनाया मिनिस्ट्री? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब तो पॉलिसी ऐसा बन रहा है कि सीधे वो सारा माल उधर ही चला जाएगा। कितने लाख, 16 लाख कितना करोड़ रुपया लेके भाग गया विदेश में। पूंजीपतियों को 16 लाख से कितना करोड़ जो है माफ कर दिया गया बट्टे खाता में, राइट ऑफ, खत्म। और ये सब विपक्ष भी इसमें हंगामा नहीं करता है। वो खाली ट्विटर आप भाषण देने से नहीं हुआ। गो टू द स्ट्रीट, सड़क पे जाइए। तो आप अपने खाली व्यक्तिगत सेटिंग की बात छोड़ के सामुदायिक मुक्ति का सवाल कैसे होगा? और सामुदायिक मुक्ति की बुनियाद शिक्षा में है। पढ़ लिख के डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे अंग्रेजी आना चाहिए दलित लोग को, ये पॉलिटिशियन को इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि संसद में उस समय बहस अंग्रेजी में होती थी, विधानसभाओं में। तो हमारा तो सबसे छटा हुआ आदमी जाता है नेतागिरी करने, रिटायरमेंट होने के बाद कहता है चलो एमएलए बन लेते हैं। बोले एक बच्चा को लंदन भेजना है, जरा 50,000 रुपया भेजिए, तो नहीं देगा। अब बोले कि चलिए टिकट दिलवा रहे हैं तो 2 करोड़ लेके आ जाएगा। तो नेताओं से एक्चुअली हम लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है, इसीलिए नेता का मन बढ़ा हुआ है। सवाल पूछिए। और ये बच्चे जो बैठे हुए ना, इनका भविष्य देखिए कहां है। बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, लाखों नौकरियां मिली, नवरत्न कंपनी थी, सब प्रॉफिट में। आइए मोदी सरकार धीरे धीरे करके सार्वजनिक संस्थाओं को
खत्म कर रही है, और तभी समाज में हलचल नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यहां आने का जो मेरा पर्पस था, लगातार ये बात देश भर में घूम घूम के बोल रहा हूं, तो पाठक जी खुश मत होइएगा, हिंदू राष्ट्र में आपका भी क्या होने वाला मुझे पता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत समय ले लिया।